नमस्कार दोस्तों। बम चक्रवात का नाम सुना है आपने? हमारा अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। बम चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है, बताइए। पहला कथन ध्यान से पढ़िए। यह एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है जिसके केंद्र में अत्यधिक उच्च वायुदाब होता है। दूसरा कथन, गर्मी के मौसम में इनके निर्माण की संभावना कम होती है। और तीसरी बात देखिए, ये आमतौर पर उत्तर पश्चिमी अटलांटिक और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर निर्मित होते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसके बावजूद आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, कुछ बेसिक जानकारी का इस्तेमाल करके। कैसे? देखिए, कम से कम आपने चक्रवात तो पढ़ा होगा ना। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अब तक आपने पढ़ लिया होगा। और चक्रवात में सबसे बेसिक बात ये होती है कि चक्रवात तभी बनेगा जब किसी वजह से यहाँ की हवा, मान लेते हैं जगह है, यहाँ की हवा ऊपर उठे। जब यहाँ की हवा ऊपर उठती है, मान लेते हैं गर्मी की वजह से हवा ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, यहाँ जगह खाली हो गई, आसपास की हवाएं यहाँ पे आती हैं और जब यहाँ केंद्र पे पहुँचती हैं तो फेरल के नियम के अनुसार वो ऐसे घूमते हुए, वो उसके बारे में मैंने बताया था कि अगर उत्तरी गोलार्ध में तो कैसे घूमेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में तो कैसे घूमेंगी, उस पर नहीं जाते। घूमते हुए ऊपर की ओर ये भी उठने लगती हैं तो चक्रवात बन जाता है। यानी कि यहाँ पे केंद्र में जब तक लो प्रेशर नहीं होगा चक्रवात नहीं बनेगा। यहाँ लिखा है चक्रवात, यहाँ लिखा है उच्च वायुदाब, समझ रहे हैं? तो इसके आधार पे भी आप समझ सकते हैं कि पहला कथन तो नहीं होगा। एक होता है प्रति चक्रवात, जहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं तो वहाँ पे उच्च वायुदाब होता है, लेकिन यहाँ चक्रवात की बात हो रही है, तो ये कथन तो गलत हो गया। अब जब पहला कथन गलत हो गया तो आप देखिए, यहाँ एक है, ये नहीं होगा, यहाँ एक है, ये नहीं होगा। अब एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार है। जब इस तरह के कथन दिए गए हों, आपने दो कथन कैंसिल कर दिए, हो ही नहीं सकते। मान लेते हैं कि आपने दूसरा वाला नहीं पढ़ा है, ये सेंटेंस नहीं पढ़ा, लेकिन आप यहाँ विकल्पों में देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, समझ रहे हैं ना? अगर आप इसको नहीं भी पढ़ें, इसमें दिमाग नहीं भी लगाएं, तब भी ये कथन सही है, क्योंकि इसके बिना कोई अगला तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। इन्हीं में से हमें चुनना है और दोनों जगह ये तो सही ही होगा। तो आप चाहें तो ऐसे में अपना समय बचा सकते हैं, बस एक बार सही नज़र देख के, चाहे कुछ भी लिखा गया हो, चाहे कितना भी जटिल है, जब ये दोनों में है तो वो सही ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये आपने ऑलरेडी काट रखा है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकते हैं और कम समय में आप ढेर सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पे। चलो मान लेता हूँ कि आपने नहीं पढ़ा है, तो जिन्होंने पढ़ा होगा ये समझ जाएंगे। हालांकि अगर आपने शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ा है, वो भी मध्य अक्षांशीय ही है, तो आप समझ जाएंगे कि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर बनते हैं, ठीक है? तो तीसरा कथन भी सही है, इस हिसाब से आप देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, बम चक्रवात के बारे में। क्या है ये तीव्र और मतलब एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है। मध्य अक्षांश का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको चक्रवात पढ़ाया था तो उसमें दो तरह के चक्रवातों की बात हुई थी, एक उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्णकटिबंधीय। मान लेते हैं ये कर्क रेखा या मकर रेखा है, बीच वाली विषुवत रेखा। ये मोटे तौर पर इसको हम उष्णकटिबंध कहते हैं, ये गर्म वाला क्षेत्र है। यहाँ जो चक्रवात आते हैं उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और यहाँ से ऊपर इधर 60 डिग्री तक इस बीच में जो चक्रवात आते हैं उनको शीतोष्णकटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय चक्रवात कहते हैं। ये इसी कैटेगरी का है। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि जब हमने तुलना किया था कि मध्य अक्षांशीय चक्रवात यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या अंतर है, तो बताया था, और ये सही भी है, कि ये जो गर्म क्षेत्र वाले में आते हैं ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, जो इधर चक्रवात आते हैं वो कम विनाशकारी होते हैं, रचनात्मक चक्रवात उनको कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी अपवाद हैं, बम चक्रवात भी प्रकट हो जाते हैं, ये विनाशकारी होते हैं, ठीक है ना? तो ये इसी कैटेगरी का है बम चक्रवात। यहाँ ध्यान रखिएगा, निम्न वायुदाब है इसमें। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ हो गई। निम्न वायुदाब होता है और इसमें ख़राब मौसम एवं बर्फीले तूफान से लेकर तेज आंधी और भारी वर्षा तक मौसम के कई रूप देखने को मिलते हैं। ये कथन सही नहीं है इसकी वजह से, ठीक है ना? वहाँ पे उच्च वायुदाब लिखा था। अच्छा, बम चक्रवातों को जो लोग पूर्वानुमान करते हैं वो हाई अलर्ट पर रखते हैं, क्योंकि बहुत विनाशकारी प्रभाव छोड़ सकता है। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हरिकेन और बम चक्रवात में क्या अंतर है। हरिकेन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ये एक तरह का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
यहाँ मैं मैप नहीं बनाऊंगा, अगर आपके पास मैप है तो आप देखेंगे ये अटलांटिक महासागर है इस तरह का, ठीक है ना। इधर इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका, बीच में विषुवत रेखा। तो क्या होता है, हरिकेन इधर कहीं से उठते हैं और इधर अमेरिका की तरफ, उत्तरी अमेरिका की तरफ जाते हैं, ठीक। और जो बम चक्रवात है, जैसे हमने कहा कि अटलांटिक महासागर में उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इधर से ये बम चक्रवात उठेगा और इधर की तरफ आगे बढ़ेगा। इधर मान लेते हैं इधर प्रशांत महासागर है, मैप आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो प्रशांत महासागर के इस हिस्से में ये चक्रवात बनते हैं, बम चक्रवात। अब थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। हरिकेन जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होते हैं, जैसा कभी मैंने बताया, और गर्म समुद्रों द्वारा संचालित होते हैं। इस कारण से वे गर्मियों के मौसम में काफ़ी आम होते हैं, आते ही रहते हैं। आप गर्मियों के मौसम में अक्सर देखते हैं दुनिया में अलग अलग जगहों पे चक्रवात आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, अमेरिका में भी आते हैं, उधर अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया गया है और वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको याद कर लीजिएगा, नोट में है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि इस दौरान समुद्र जल जो है गर्म होता है, ये आते हैं। बम चक्रवात आमतौर पर ठंड के दौरान देखने को मिलते हैं, ये अंतर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चक्रवात ठंडी और गर्म हवा के मिलने के कारण बनते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वाली वीडियो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए कि इधर से गर्म हवा जा रही है, इधर से ठंडी हवा आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये मिल रही हैं, यहाँ पे जो है चक्रवात का निर्माण हो रहा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, मैंने सब बताया है, ठीक है जी। तो ये होता है गर्मियों के दौरान आमतौर पर पूरे वातावरण में जो है ठंडी नहीं होती, ठीक है, सारी हवा ठंड नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ बम चक्रवात नहीं बनेगा, संभावना बहुत कम है। और उष्णकटिबंधीय जल में हरिकेन का निर्माण होता है, यह भी हमने बात की, जबकि बम चक्रवातों का निर्माण वही चीज़ उत्तर पश्चिमी अटलांटिक जो मैंने बना के दिखाया, और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, और कभी कभी भूमध्य सागर के ऊपर भी बन जाता है। यह निर्भर करता है कि उस समय सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या हिसाब किताब है, ठीक है ना। यानी कि सिंपल सी बात यह है, थोड़ा सा मैं और बेसिक समझा दूँ। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इधर सूरज है, तो आप जानते हैं कि एक साल में एक समय ऐसा होता है कि सूरज उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा होता है, एक समय दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहा होता है। जब उत्तर की ओर बढ़ रहा होता है इसको उत्तरायण कहते हैं। तो जब उत्तरायण होगा सूरज का तो इस हिस्से में गर्मी बढ़ेगी, जब दक्षिणायन होगा तो इस हिस्से में गर्मी बढ़ेगी। तो जब दक्षिण की ओर सूरज है तो इधर की जो ताप बेल्ट्स जिसको आप कहते हैं वो धीरे धीरे खिसक के नीचे आ जाती हैं। तो ये जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं कभी कभी भूमध्य रेखा के ऊपर भी बनने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें बम चक्रवात भी बन सकता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के बहाने हमने बाकायदा एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पर वनस्पतियों से यूपीएससी खूब प्रश्न पूछती है, जलवायु और वनस्पतियाँ रिलेटेड हैं और यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछ लिया गया है, बताइए कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। इसकी नोट भी मैंने आपको दिया है, इसकी वीडियो भी मिली थी आपको, बताइए ज़रा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ भी है कि आपने अगर टॉपिक को नहीं पढ़ा है फिर भी आप हिम्मत रख के अपना दिमाग लगा सकें। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और इसी वजह से आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। मैं आपको इस तरह से तैयार करना चाहता हूं कि कोई प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, फिर भी आप कॉन्फिडेंस में रहें कि हाँ इसको फिर भी हम कहीं ना कहीं से हिसाब किताब लगा के सही कर ही लेंगे। आपको बस दो चीज़ों पर ध्यान देना है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। आप सोचिए, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा, उष्णकटिबंध, जैसे मान लेते हैं, अब भारत की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इधर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो भारत में दो तरह के कटिबंध है, नीचे का उत्तरी उष्ण कटिबंध है और ऊपर का जो है ये शीतोष्ण कटिबंध की ओर जाने लगता है, ठीक। तो ये चीज़ है, हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र इधर उत्तर में भी मिलेंगे, खासतौर से पूर्वोत्तर में जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के लिए है, इधर ये सही भी है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस शब्द को समझें, वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन खास तौर से ज़्यादातर आप देखेंगे तो जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक आर्द्रता होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने सिर्फ इस शब्द को समझ लिया, और ये हिमालयी पर्वत के बारे में आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है कि भाई पर्वतीय क्षेत्रों पे वर्षा बनने कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और हाइट में जाएंगे तो जो है घास पाई जाती है, और ऊपर जाएंगे तो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है।
तो वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में, अगर यहाँ पे लिखता कि पर्वत की घाटियों में या नीचे पर्वत के जो पद हैं, जैसे ये पर्वत है, ये जो है ये वाला क्षेत्र है, तो शायद विचार किया जा सकता था। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्षावन, वो भी उष्णकटिबंधीय, ये तो नहीं पाए जाएंगे। सिर्फ इतना अगर आपने दिमाग लगा लिया तो आप कैंसिल कर सकते हैं क्या, कि 4 गलत है तो ये होगा नहीं, सभी हो ही नहीं सकते क्योंकि सभी में 4 भी शामिल है, और ये होगा नहीं। आपको ये नहीं पता है फिर भी आपने सही कर दिया, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक को समझना। मैं बाकायदा मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि हर विषय के बेसिक्स क्या होते हैं उस पर एक सीरीज़ बनाऊँ। पक्का कभी न कभी ये सीरीज़ आएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चीज़ चलती रहती है कभी न कभी उस पर काम मैं करता हूँ, बस समय कभी कभी नहीं मिलता। देखा आपने, थोड़ी सी बात आपने समझी, आप सही उत्तर पे पहुंच गए। अंडमान निकोबार में पाया जाता है कि नहीं, इधर है कि नहीं, इधर है कि नहीं, ये हालांकि मैंने सब पढ़ाया है। तो पश्चिमी घाट में भी है, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी आप देखेंगे कई जगहों पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप तो वैसे भी काफ़ी नीचे है, विषुवत रेखा करीब है, वहाँ तो पाए ही जाते हैं। ठीक है जी, तो ये सही हो गया हमारा ए। देखा, इसका ये सही हो गया, बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं तो यहाँ वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, विशेषताओं से प्रश्न आते हैं तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता। इस कंसेप्ट को लेकर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब इस चीज़ को अगर आपने समझा होता तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, एक विशेषताएं दी गई थी और बताया गया था किस प्रकार के वन की विशेषता है। ठीक है, तो ये इसके आगे पीछे और भी चीज़ें लिखी होती हैं, उतना आपने समझ लिया होता वो सही हो जाता। अच्छा, ये वन वर्षा के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, मतलब एक साथ पत्तियां नहीं गिराएंगे, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर लिखा हुआ था, ये चीज़ें यहाँ भी लिखी हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में नहीं पाए जाते। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए, सार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये सार्क वो मछली वाला नहीं है, ये दक्षेस जिसको आप कहते हैं वो वाला सार्क है, संगठन है। सार्क का गठन 1985 में हुआ था। यूरोपियन कमीशन इसका पर्यवेक्षक सदस्य है। ठीक है, और सार्क के कल्चर कैपिटल घोषित करने की शुरुआत 2015 में हुई थी। सार्क का सचिवालय काठमांडू में है, काठमांडू में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने सार्क के बारे में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे गलती हो सकती है। ये चारों जो लाइनें लिखी गई हैं ये अपने आप में 4 तथ्य हैं सार्क से संबंधित। तो इसका उत्तर मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि यूरोपियन कमीशन इसका पर्यवेक्षक सदस्य नहीं है। ठीक है, पूछा गया कौन सा असत्य है तो ये असत्य है। ठीक है जी, यहाँ पे देख लेते हैं। सार्क दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए 8 दिसंबर 1985 को गठित किया गया था। एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ इसका पर्यवेक्षक सदस्य है, न कि यूरोपियन आयोग। ठीक है ना, यहाँ पर हाँ वहाँ पर आयोग लिखा था, यूरोपीय संघ जो है EU जो है वो है। अच्छा, इसके अन्य मेंबर्स जो है ऑब्जर्वर मेंबर्स में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, ईरान, ये सब नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, ये सब शामिल है, इसको हटा दीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। पहली बार सार्क की जो सांस्कृतिक राजधानी अफगानिस्तान के बामियान को घोषित किया गया था 2015 में, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद बांग्लादेश के महसानगढ़ को, फिर भूटान की राजधानी थिम्पू और फिर भारत को इसकी सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खासतौर से कब से शुरू हुआ ये पूछा जा सकता है। अब वापस आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। देश में बागवानी फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बागवानी फसल, पहली बात ये देखिए, फसल जब आप पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में तो 2 तरह की फसलें मोटे तौर पे आप देखेंगे। बागवानी फसल होती है, रोपड़ फसलें भी होती हैं। एक कैटेगरी वाणिज्यिक फसलों का भी हो जाता है, खाद्यान्न फसलों का भी हो जाता है। तो फिलहाल बागवानी फसलों की बात हो रही है कि देश के सभी बागवानी फसलों से प्राप्त कुल निर्यात आय में मसालों का योगदान 41% है। एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा, जब आप NCERT पढ़ें तो इन कैटेगरीज़ में कौन कौन सी फसलें किस कैटेगरी में आती हैं ये देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो कहा जा रहा है कि कुल निर्यात आय में, मतलब निर्यात से जितनी आय हो रही है उसमें मसालों से जो हमने निर्यात करके पैसा कमाया है वो 41% है टोटल का।
अच्छा, वहीं यह कृषि कमोडिटी में केवल समुद्री उत्पादों, गैर बासमती चावल और बासमती चावल सन, ये क्या, एक मिनट रुकिए, चलिए अभी ठीक लिख दिया गया, वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया था। तो दूसरा कथन है कि, मतलब शुरू से पढ़ देते हैं। पहला कथन है कि देश के सभी बागवानी फसलों से प्राप्त कुल निर्यात आय में मसालों का योगदान 41% है। वहीं यह कृषि कमोडिटीज़ में, जो खेती की जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें केवल समुद्री उत्पादों, गैर बासमती चावल और बासमती चावल से पीछे चौथे स्थान पे है। कौन? बागवानी फसलें। बताइए कौन सी, मतलब इनमें से कौन से कथन सही है या कोई गलत भी है क्या? देखिए, ये सीधी सी बात है, पढ़ने की बात है। अगर जिस किसी ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। ये दोनों कथन सही हैं, ये एक फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी एक फैक्ट है। और सेम यही बातें उत्तर के तौर पे यहाँ पे लिखी हैं। इसका उत्तर जो है सी है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर। बताइए ज़रा कि ये कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपने याद किया होगा तो तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा बात करने की बात नहीं है। गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी, ये छिपा हुआ था नीचे। ठीक है जी। और आप याद कर लें कि भारत में कितने राज्यों से ये रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सबको आप याद कर लीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये क्वेश्चन देने का एक मकसद है। पूरी दुनिया में कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, इसका भी ध्यान रखिए। विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये किन किन देशों से गुजरती हैं, इनके बारे में भी देखिए। और एक 0 डिग्री जो आती है ना ऊपर से, जो देशांतर रेखा है, उसे भी याद रखिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी यूपीएससी से पूछ लेती है कि सबसे करीब कौन है इनके, खासतौर से भारत को लेकर के अक्षांश देशांतर में, कि ये रेखा गुजर रही है और इसके करीब कौन सा शहर है। तो थोड़ा सा इस पर नज़र बनाए रखिएगा। आगे चलते हैं। सुंदरबन डेल्टा के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सत्य हैं कि असत्य हैं, क्या पूछा गया है। पहली बात, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा सी। ये दोनों कथन सही है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये त्रिभुजाकार आकृति में है। देख लेते हैं यहाँ पे। गंगा और इसकी सहायक नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझिए। इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं और गलतियाँ भी खूब होती हैं अगर नहीं पढ़ा है तो। अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? हरिशेण, रविकीर्ति, कालिदास, बाणभट्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा कालिदास। देख लेते हैं। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस तरह यूपीएससी इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेती है कि किस थीम पर ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है, पूछा जा सकता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? देखिए, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, मतलब सामान्य तौर पर इसका कहने का मतलब है कि 500 रुपया एक दिन का मिल रहा है किसी काम में, और उसी काम में किसी को 250 रुपये 200 रुपये दे के काम करवाया जाए, ये कहने का मतलब है। दूसरा, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। तीसरा, मतलब सी, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। या डी, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य और वेतन नहीं मिलता। बताइए, बेरोजगारी इसमें से सबसे सटीक तरीके से कौन सी बात बताएगी कि बेरोजगारी इसे कहते हैं? दूसरा देखिए, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, कि एक आदमी काम करना चाहता है लेकिन उसे कोई काम देने को तैयार नहीं, या फिर उसे काम नहीं मिल रहा है, ये है बेरोजगारी। ठीक है ना। बाकी अलग अलग कैटेगरीज में ये चीज़ें आएंगी, लेकिन फ़िलहाल बेरोजगारी की सबसे सटीक परिभाषा ये है। ठीक है जी। आगे यही बात यहाँ पे लिखी है।
यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, और 4 ऑप्शन दिए हैं। गृहिणियों में बेरोजगारी, हाउसवाइफ्स जो होती हैं, ठीक है, घर में काम करने वाली औरतें, जैसे जैसे मान लीजिए हमारी मम्मी हैं, माताएं हैं, तो वो घर में ही काम कर रही हैं, तो क्या उनमें बेरोजगारी है, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी, या जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना तथा उत्पादकता में कोई वृद्धि ना होना, या डी, जब लोग बड़ी मात्रा में बेरोजगार रहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? इसका मतलब ये वाला सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि मान लेते हैं, ये नीचे लिखा भी होगा, खेत है, अब खेत में एक व्यक्ति काम करेगा तो उत्पादन हो जाता है, मान लेते हैं कि 10 टन अनाज का उत्पादन हो सकता है। अब क्या है कि पूरे घर भर के लोग लगे हैं उसी में, तब भी 10 टन अनाज उसमें से निकल रहा है। तो अगर एक आदमी की जगह यहाँ पे 4 आदमी और हो गए और 5 आदमी हो गए, फिर भी इतना ही उत्पादन हो रहा है, तो बाकी के जो 4 है ना, वो बेसिकली बेरोजगार हैं, लेकिन दिख नहीं रहा, काम सभी लोग कर रहे हैं, बराबर बराबर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इससे उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हो रही। एक आदमी भी उतना ही कर सकता था, बाकी लोग बस आके कर रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगार है, उससे उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको कहते हैं कि सीमांत उत्पादकता शून्य है, 0 है। तो इसे कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, और यहाँ नीचे लिखा गया होगा। हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित यानी कि काम करते हुए प्रतीत होते हैं, लगता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। वही चीज़ मैं बता रहा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है, इसको 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो ये पूरा प्रश्न फ्रेम में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो किया। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई थी। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज देने वाले बीजों को, जिसको HYV भी कहते हैं, इनका प्रयोग किया गया था, और हरित क्रांति के दौरान गेहूं एवं चावल की खेती पर अधिक जोर दिया गया था। एक चीज़ आपको पता है कि ये सामान्य सी बात है, आप जानते हैं कि ये सही हो सकता है। तो जब 3 सही हो जाएगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। हालांकि वैसे भी ये बहुत सामान्य टॉपिक है, आप जानते हैं कि ये भी सही है कि बहुत अधिक उपज देने वाले बीजों का, नए तरीके के बीजों का इस्तेमाल किया गया था, 1960 के दशक के अंत में किया गया था। ये सामान्य सी बातें, और ये डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मेंस पे इस पे तैयार करिएगा, मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है जी। तो फिलहाल ये हो गया, और इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सारी बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज़ में, अगले वीडियो में, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।